नमस्कार। साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आदिकाल का अध्ययन हम कर चुके हैं और आदिकाल के आधार पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे थे उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। तो 163 प्रश्न जो है मैं आपको आदिकाल पर आधारित करवा चुकी हूँ। तो आज हम 164वें प्रश्न से इस वीडियो को बना रहे हैं। तो अध्ययन शुरू कर रहे हैं। देखिए, 164वां प्रश्न है हमारा, खुमान रासो के रचयिता कौन है। इसमें पूछा गया है कि खुमान रासो किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो इसका सही उत्तर है दलपत विजय। ये रचना दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब है ए, जयानक। जो कवि का नाम है जयानक, इनके द्वारा लिखी गई रचना है पृथ्वीराज विजय। रासो नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे देखिए, 166वां प्रश्न हमारा है, कन्नौज के राजा जयचंद की वीरगाथा का गान किया गया है। यानी कन्नौज के जो राजा जयचंद हैं उनकी वीरता का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो ये जो है हमारा बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। भट्ट केदार के द्वारा लिखा गया जयचंद प्रकाश, इसमें राजा जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, जयमयंक जश चंद्रिका के रचयिता कौन है। तो जयमयंक जश चंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई रचना है। तो इसका सी आंसर सही रहेगा, मधुकर की ये रचना है। अगला प्रश्न देखिए, 168वां, पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं। यानी पूर्वी राजस्थानी के साथ जो ब्रज का रूप मिला हुआ है तो वो क्या कहलाएगा। वो कहलाएगा पिंगल। पिंगल, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ए, पिंगल। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्लण हथ दे चली गज्जन नृपकाज, इस पंक्ति में जल्लण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, विजय, ये क्या है, विजयपाल रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो और पृथ्वीराज रासो। तो हम जानते हैं कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी और उसे अपने पुत्र यानी जल्लण के हाथों में उसने सौंपा था। वो अधूरी रह गई थी तो जल्लण ने उस पुस्तक को पूरा किया था और तब उन्होंने ये पंक्ति कही थी, पुस्तक जल्लण हथ दे चली गज्जन नृप काज। तो कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है, पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता कौन है, चंद बरदाई, और जल्लण चंद बरदाई के पुत्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म असंगत है। ये 4 युग्म हमारे पास हैं। 170वां प्रश्न, योगसार किसकी लिखी हुई है, इसने दिखाया है, जो इंदु की, महापुराण पुष्पदंत की, श्रावकाचार स्वयंभू की, भरतेश्वर बाहुबली राज, शालिभद्र सूरी, ये इसने युग्म बनाए हुए हैं। लेकिन इनमें से हमें पता है कि जो श्रावकाचार रचना है वो देवसेन के द्वारा लिखी हुई है, स्वयंभू के द्वारा नहीं। तो इसीलिए इसका जो सी विकल्प है वो असंगत है, क्योंकि श्रावकाचार जो रचना है वो देवसेन की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिलान करना है इनका उचित। सूची 1 आपके सामने है, उसका मिलान सूची 1, वो भी एक ही लिखा हुआ है। एक तरफ राइटर के नाम है, एक तरफ उनकी रचना के नाम है। मधुकर की रचना अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी। मधुकर ने कौन सी रचना लिखी है, जयमयंक जश चंद्रिका जो है वो मधुकर के द्वारा लिखी गई है। देखिए, कई बार अगर हमें एक रचना का पता चल जाता है, जैसे हमें पता चल गया मधुकर की पुस्तक है जयमयंक जश चंद्रिका, तो पहले हम इसी से ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे ये नीचे दिया हुआ है, मधुकर हमारा है ए और उसके जो सही उत्तर है वो है 2, यानी ए का दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये नीचे जो कूट दिया हुआ है हम इसमें ढूंढेंगे। ए का दूसरा ऑप्शन देखिए किस में है, केवल और केवल डी में दिया हुआ है। ए का दूसरा, ये देखिए ए का दूसरा। तो इस एक से भी हमें अंदाजा लग सकता है कि इसका सही आंसर डी होगा।
हमें चाहे अन्य रचनाओं के बारे में पता हो या ना हो, तो इस तरह से आपको अगर एक पुस्तक का भी पता चल जाए तो आप वहाँ से भी मिलान करके देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ए का दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब डी आंसर इसका सही रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको मिलवा कर भी सारे बता देती हूँ। मधुकर की रचना कौन सी है? जयमयंक जसचंद्रिका। उसके बाद धनपाल, धनपाल की रचना का नाम है भविष्यत कहा, इसका 5वां ऑप्शन ठीक है। रोडा की रचना है राउलवेल, जो एक शिलांकित कृति है। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जो रचना है उसका क्या नाम है? वर्ण रत्नाकर। तो डी आंसर हम इसका पहले ही कर चुके हैं, डी को सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें भी देखिए वही बातें हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखी गई है? अभी अभी हम बात कर रहे थे कि बीसल देव रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? नरपति नाहले। इससे पहले प्रश्न जा चुका है, पिछले वीडियो में काफ़ी बार बीसल देव रासो के ऊपर प्रश्न थे। तो बीसल देव रासो के जो रचयिता हैं वो हैं नरपति नाहले, तो ए का दूसरा सही है। उसके बाद एक और हमारे पास ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न मैंने बिल्कुल ऊपर वाले में ही बताया था अभी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद बरदाई। तो अब हमारे पास 2 हमें किताबों के और उनके रचयिताओं के नाम मिल गए हैं, हम ढूंढने का प्रयास करेंगे इन्हीं से। यानी बी का 4th आंसर ठीक है, बी का 4th। तो बी का 4th किस में सही है? देखिए बी का 4th केवल यहाँ पर सही है, बी का 4th। बी के 4th में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आपका ए आंसर सही है। ऐसे एक पुस्तक का पता होने के बाद भी हम उसका उचित मिलान कर सकते हैं। तो इन सारों को मैं आपको मिलाकर बता देती हूँ। बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाहले की। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद बरदाई की। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक। और खुमान रासो किसकी है? दलपत विजय की। तो ये सूची 1 से सूची 2 का सही मिलान है। उसके बाद एक अगला प्रश्न है, देखिए तरीका मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक पंक्ति से भी आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सीधा आंसर सभी के बता रही हूँ साथ साथ में। 12 बरस ले कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये दोहा पूरा है, मैंने वैसे ही आपको बता दिया। तो ये पंक्ति जो है 12 बरस ले कुकर जीवे, ये किसकी लिखी हुई है? जगनिक की। तो इसके जो सही उत्तर है इसका है जगनिक, ये जगनिक की लिखी हुई है। तांबा तुम्बा ये दुई सूचा, ये किसकी रचना है? देखिए ये है चरपटनाथ की, यहाँ से मिला रही हूँ मैं। तांबा तुम्बा ये दुई सूचा, ये चरपटनाथ के द्वारा लिखी गई हैं। 9 लख पातुरी आगे नाचे, ये पंक्ति जो है गोरखनाथ की है, ये हम यहाँ से मिलान करेंगे, गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई हैं। पुरुष कहानी हो कहे कहो, ये जो है विद्यापति की पंक्ति है। तो इस 173वें प्रश्न की सूची का है 12 बरस ले कुकर जीवे, जगनिक की पंक्ति है। तांबा तुम्बा ये दुई सूचा, ये चरपटनाथ की है। 9 लख पातुरी आगे नाचे गोरखनाथ, पुरुष कहानी हो कहो ये विद्यापति की है। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी सुमेलित करना है, अगले प्रश्न में भी हमें ऐसे ही मिलान करना है। जिही मन पवन ने संचरई, ये सरहपा के द्वारा लिखी गई है। तो ये देखिए सरहपा की रचना पंक्ति है ये। पुस्तक जल्लण हथ दे चल्ली, ये अभी अभी हमने बात की थी। तो किसकी रचना है ये? चंद बरदाई की पंक्ति है ये। राम कहा सरी एह सोहंती, ये पंक्ति स्वयंभू की है। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, लज्जे जंतु वैसी घर भागा एंतु, कुछ इस तरह से ही है ये, सॉरी पूरा का पूरा। तो ये किसकी लिखी हुई है? ये हेमचंद्र की लिखी हुई पंक्ति है। तो इस तरह से इनका सही मिलान रहेगा।
अगला प्रश्न है, ये उसी प्रश्न का कोट दिया हुआ है, कौन सा आंसर इसका सही है। तो हमने जो मिलाया यानी उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका सी आंसर सही था। अगला प्रश्न देखिए अब, बुद्धिरासो काव्य है, बुद्धिरासो काव्य कौन सा है, इसमें मतलब किस तरह का है वो, वीर काव्य है, महाकाव्य है, चरित काव्य है या प्रेम काव्य है। तो बुद्धिरासो काव्य प्रेम काव्य है, डी आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, राजशेखर सूरी कृत नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस क्या है। यानी नेमिनाथ फागु जो राजशेखर सूरी ने लिखा है उसमें प्रमुख रस कौन सा है, श्रृंगार रस है, तो ए आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है, 177वां प्रश्न है, प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य इनमें से कौन सा है। तो प्राकृत पेंगलम, बी आंसर इसका सही है। प्राकृत पेंगलम जो है वो प्रशस्ति मूलक प्रशंसा में लिखा गया मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य कौन सा है, जो चार लिखे हुए नीचे इनमें से प्रबंध काव्य हमारा है ये जयमयंक जश चंद्रिका, मधुकर के द्वारा लिखी गई रचना जयमयंक जश चंद्रिका, ये प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न देखिए, ढोला मारूरा दूहा, ये जो रचना है इसकी नायिका कौन है। तो इसकी नायिका है मारवड़ी, देखिए ए आंसर ठीक रहेगा, मारवड़ी इसकी नायिका है। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा, इसके रचयिता कौन है। मारवड़ी तो नायिका होगी लेकिन इसके रचयिता कौन है, कुशल लाभ, तो बी आंसर इसका सही रहेगा। कुशल लाभ के द्वारा लिखी गई रचना है ढोला मारूरा दूहा। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम बावनी काव्य, बावनी काव्य इनमें से पहला कौन सा है, शिवा बावनी, धर्म बावनी, मातृका, प्रथमाक्षरा, दोहरा। तो ये हमने पहले जब हम आदिकाल का अध्ययन कर रहे थे वहाँ पर भी ये प्रश्न था, तो सी आंसर इसका सही रहेगा, मातृका, प्रथमाक्षरा, दोहरा, ये पहला बावनी काव्य है। अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि कौन है। यानी परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई रचना है, परमाल रासो है जगनिक की, डी आंसर इसका सही रहेगा, जगनिक के द्वारा लिखी गई है परमाल रासो। अगला प्रश्न देखिए, किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है। तो आला खंड के नाम से भी जाना जाता है परमाल रासो को ही, तो ए आंसर सही रहेगा, जिसमें आला और उदल जो वीर सामंत हैं उनका वर्णन है परमाल रासो में, आलाखंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे देखिए, 184वां प्रश्न हमारे सामने है, हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि कौन है। तो हिंदी खड़ी बोली के सबसे पहले कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, बी आंसर इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा हुआ है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, तो सी आंसर इसका सही है, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो अमीर खुसरो का पूरा नाम है। आगे देखिए, अमीर खुसरो कृत नूह सिपिर का विषय क्या है। नूह सिपिर किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, तो उसका विषय क्या है, उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो नूह सिपिर जो है वो एक भाषा विज्ञान है, ए आंसर सही रहेगा, भाषा विज्ञान है। इसमें इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने जो भारतीय बोलियां हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, तो ये एक भाषा विज्ञान है। अगला प्रश्न है, तोताई हिंद किसे कहा जाता है। तो तोताई हिंद की उपाधि भी अमीर खुसरो को ही दी गई है, तो इसका आंसर भी बी रहेगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को अवधी का पहला कवि किसने माना है। अवधी भाषा का पहला कवि अमीर खुसरो को माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि अमीर खुसरो अवधी भाषा के पहले कवि हैं। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को, डी आंसर इसका सही रहेगा, विद्यापति को। विद्यापति की जो पदावली है उसी के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, उनकी प्रसिद्धि का आधार भी है ये। अगला जो प्रश्न है,
190वां प्रश्न हमारे सामने है। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये दोनों उपनाम भी विद्यापति के ही हैं। कवि शेखर भी, अभिनव जयदेव भी और मैथिल कोकिल भी, ये विद्यापति के ही नाम हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? तो विद्यापति पदावली का संपादन किया था बेनीपुरी जी ने। बी आंसर इसका सही रहेगा, बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, देसिल बन्ना सब जन मिठा ते तैसन जपो अव हिठा। तो ये किसके उक्ति हैं? देसिल बन्ना सब जन मिठा ते तैसन जपो अव हिठा। तो ये भी विद्यापति की ही है, क्योंकि जो इन्होंने कीर्तिलता और कीर्तिपताका नामक रचनाएं लिखी थी वो अवहट भाषा में लिखी थी, उसी के आधार पर हैं। तो ये उक्ति है विद्यापति की। अगला प्रश्न हमारा है, पंडिये सयल सत बखानिये देही बुद्ध बसंत न जानिए। यानी पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं, किंतु देह में बसने वाले बुद्ध यानी जो ईश्वर हैं उसको नहीं पहचानते। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये अभी अभी पंक्ति ऊपर पूछी भी हुई थी। तो ये पंक्ति है सरहपा कवि की। किसने कही ये पंक्ति? सरहपा। तो बी आंसर इसका सही है। आगे देखिए 194वां प्रश्न हमारे सामने है। आध बदन शशि विहगी देखावली आध पिहिल निज बाहु किछु एक भाग बलाहक झापल किछुक ग्रासल राहु। तो इनमें से 4 राइटर के नाम हैं। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी विद्यापति के द्वारा ही लिखी गई है। सी आंसर इसका सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, गगन मंडल में औंधा कुआं तह अमृत का बासा सगुरा होए सो भरी भरी पीवे निगुरा जाए पियासा। ये पंक्ति लिखी हुई है गोरखनाथ के द्वारा। तो डी आंसर इसका सही रहेगा, गोरखनाथ इसके रचयिता हैं। आगे देखिए, राम कहा यानी कथा, राम कथा सरी यही सोहंती। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये पंक्ति ऊपर भी आई थी, हमने जब उचित मिलान पढ़ा था। तो ये पंक्ति लिखी गई है स्वयंभू के द्वारा। तो ए आंसर इसका सही रहेगा, राम कथा सरी यही सोहंती, ये स्वयंभू ने कहा है। अगला प्रश्न है, सोवता अवधू जीवता मुआ बोलता अवधू पयंजरे सुआ। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये पंक्ति है गोरखनाथ की। तो बी आंसर इसका सही रहेगा, ये गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, किसका बेटा किसकी बहू आप स्वार्थ मिलिया सहू। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है चरपटनाथ के द्वारा। तो सी आंसर इसका सही रहेगा, चरपटनाथ। अगला प्रश्न है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है अमीर खुसरो की, क्योंकि अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, सखुनी हैं, वो बड़े फेमस रही हैं, प्रसिद्ध रही हैं। और ये थोड़ा सा देख कर ही ऐसा लग रहा है कि एक प्रकार की पहेली जैसी ही पंक्ति है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, अमीर खुसरो की पंक्ति है ये। अगला प्रश्न है, काहे को बियाहे प्रदेश सुन बाबुल मोरे। तो ये भी उस ऊपर से ही मिलती जुलती, थोड़ा सा अंदाजा भी हम लगाएंगे तो भी पता चल रहा है कि ये अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखी गई पंक्ति है। ये भी अमीर खुसरो की ही पंक्ति है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 201 नंबर पर जो प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। देखिए पूरा दोहा ये इस तरह से है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश चल खुसरो घर आपनो रैन भई चहुदेश। क्योंकि जब अमीर खुसरो के गुरु की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु पर ये पंक्तियाँ वो बोलते हैं। तो अमीर खुसरो की है ये। अगला जो प्रश्न है वो है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद
यानी जयदेव की रचना है ये गीत गोविंद, के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसी ही पदावली जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई है उसके पदों में, क्योंकि ये कहते हैं कि गीत गोविंद जयदेव की हैं उसमें भी आध्यात्मिकता बताते हैं, और विद्यापति की पदावली है उसमें भी कुछ लोग आध्यात्मिकता बताते हैं। तो ये किसने कहा है पंक्ति? रामचंद्र शुक्ल की। ये बड़ी ही फेमस कोटेशन है कि वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बड़े सस्ते हो गए हैं कि उनको ये रचनाएं जो हैं वो आध्यात्मिकता की दिखती है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि इनमें श्रृंगारिकता है, आध्यात्मिकता नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा। ये तो इसके आंसर क्या था? सही आंसर, अरे एक मिनट, रामचंद्र शुक्ल, डी आंसर इसका सही था। रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्ति कही है। एक मिनट, कुछ काफ़ी बड़ी स्क्रीन हो गई है। अगले प्रश्न, एक तो प्रश्न और रहता है हमारा, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही बाद में दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो ये कोटेशन किसके द्वारा दी गई हैं? तो ये जो कोटेशन है वो भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही दी गई हैं। दोनों कोटेशन जो हमने पढ़ी वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही दी गई हैं। अगला जो प्रश्न है, अभियंतर को त्यागे माया दुबदा मेटी सहज में रहे, ये किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? ये गोरखनाथ की पंक्ति है। 204वां जो प्रश्न है उसका आंसर रहेगा सी, गोरखनाथ। अगला और अंतिम हमारा प्रश्न है, कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक्सद कमल गंध वैसंद हंस गति चलती मंद मंद। तो ये जो पंक्ति हैं वो चंद बरदाई की हैं, तो डी आंसर इसका सही रहेगा। तो आदिकाल से जुड़े हुए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनका अध्ययन कार्य आज पूरा हुआ। आदिकाल का अध्ययन हम कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम भक्तिकाल को शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो भक्तिकाल का अध्ययन हम अगले वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।